संजोग की बात है, मैं तो एक किसान परिवार में जन्मा था और मेरे माता पिता सभी माता पिता की तरह चाहते थे कि मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं। पहले मैं आर्मी स्कूल में गया था। अगर आर्मी में चला जाता, जैसा कि मेरा चयन हो गया था नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो मेरे कलीग्स कुछ जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल बन चुके हैं। मैं शायद वैसा ही कुछ वर्दीधारी आर्मी का आदमी होता, वो नहीं हो सका। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहाँ फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर रहा था, जबकि मुझे ऐसा समझ में आया कि नहीं, मैं कुछ और ही करना चाहता हूँ। मैं सरकारी नौकरी या सामान्य ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने अपने पिताजी को, जिनको बहुत दुख हुआ उस वक़्त, बहुत साफ साफ मैंने बता दिया कि मैं कुछ और करूँगा। क्या करूँगा मुझे ठीक से मालूम नहीं था। पेंटर बनना चाहता था, मूर्तियाँ बनाना चाहता था। और यही सोच के मैं, कोई 300 रुपये हमारे पास थे, वो लेकर के मैं बम्बई चला आया। एक बार जब डिसाइड कर लिया कि मुझे वो करना है जो मेरे पिताजी नहीं चाहते हैं, तो मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। आज से करीब 40 साल पहले बम्बई आया था। बहुत सारे काम किए, रेस्टोरेंट में काम किए, कालबा देवी में गुजराती बिजनेसमैन को ट्यूशन देता था मैं अंग्रेजी बोलने की, और जॉब्स करता था। तैयारी कर रहा था जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने की। संजोग से ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों एक हमारे दोस्त बन गए थे हमारी बिल्डिंग में, वो आर्ट डायरेक्टर थे फिल्मों के। एक दिन उनके साथ में शूटिंग देखने चला गया। धर्मा फिल्म की शूटिंग हो रही थी। नवीन निश्चल साहब, रेखा जी, प्राण साहब, ये लोग थे और बड़ा उम्दा सीन फिल्माया जा रहा था। तो सुबह से रात तक मैं वो एक कोने में खड़ा देखता रह गया। मैं पानी तक नहीं पिया। मैंने जो देखा वो एकदम से मंत्रमुग्ध हो गया मैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही करना है ज़िंदगी में। और जिस तरह से ड्रेसेस हैंगर पे जा रहे थे, जिस तरह से ट्रॉली चल रही थी, लाइटिंग हो रही थी, म्यूज़िक बज रहा था, सीन हो रहा था, और वो जो माहौल था वो बिल्कुल मेरे सामने क्लियर हो गया कि मुझे ज़िंदगी में डायरेक्टर बनना है। तो चांद साहब डायरेक्टर थे। उसके अगले दिन आकर के फिर उसी आर्ट डायरेक्टर से इंट्रोडक्शन लेकर के मैं उनका असिस्टेंट बन गया। 4-5 दिनों तक मैं असिस्टेंट रहा उनका, जब तक वो शेड्यूल सन एंड सैंड जुहू होटल में शूट हो रहा था। अब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनका असिस्टेंट बना रहा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा फिल्म बनाने में, और उतना वक्त मेरे पास था नहीं, शायद उतना पेशेंस भी नहीं था। तो मैं फिर पुणे चला गया, वहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट में जानकारी ली, और मुझे पता चला कि मैं सिर्फ एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, कुछ पैसे जमा किए, काम वाम करता रहा, और उसके अगले साल उसकी परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिल्म एडिटिंग का कोर्स मैंने वहाँ से किया। पूरा कोर्स तो नहीं कर पाया क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। जितना भी किया करके निकला। तो उसके बाद से मैंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाना शुरू की। 1981 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फेसेस आफ्टर स्टॉर्म, जो कि बिहार शरीफ के दंगों पे थी, और उसको पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ द ईयर, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। उसके बाद मैंने फीचर फिल्मों की तरफ मुँह मोड़ा, और 1983 से लेकर के आज तक 1 दर्जन फिल्में बनाई हैं। अच्छा रिकॉग्निशन मिला है, ऑडियंस का प्यार भी मिला है, और जिस तरह की फिल्मों के लिए मुझे खास करके जाना जाता है वो है सामाजिक पॉलिटिकल फिल्में जो हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समाज किस तरफ किसी भी कारण से घूमता है, समय के हिसाब से परिवर्तन होता है, तो उसको मैं स्टडी करूं, उसकी कहानियां देखूं, और ये जैसे अगर इक्वेशन सामने क्लियर हो जाते हैं तो मैं शेयर करूं लोगों के साथ। तो दामुल, मृत्युदंड, गंगा जल, अपहरण, राजनीति, आरक्षण, और अब चक्रव्यूह, ये उस कड़ी की सारी फिल्में हैं जो हमारे हिंदुस्तान के समाज के प्रोग्रेस की कहानी बताते हैं। इसी कड़ी में मैं अगली फिल्म भी बना रहा हूँ जिसका नाम है सत्याग्रह। अभी तो चक्रव्यूह भी हमारे दिलो दिमाग पे पूरी तरह से छाया हुआ है, जो आप सबों के सामने पेश होगी 24 अक्टूबर को, जिस दिन दशहरा है। उसी दिन ये पूरी दुनिया में रिलीज होगी। खुशी की बात यह है कि चक्रव्यूह को लंदन फिल्म फेस्टिवल ने प्रीमियर के लिए सेलेक्ट किया है, और 11 अक्टूबर को इसका ग्रैंड गाला रेड कारपेट प्रीमियर होगा लंदन में। और भी कई फेस्टिवल्स वर्ल्ड में हैं, जैसे बैंकॉक फिल्म फेस्टिवल या मोरक्को, ऐसे फेस्टिवल्स में इसको इन्वाइट किया गया। देखिए, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मैं जब भी देखता हूँ कि हमारा समाज, खास करके जो हिंदुस्तान का समाज है, ये बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा तबका प्रोग्रेस कर रहा है। हमारे जो माइंडसेट है वो अभी भी ज़मींदारी माइंडसेट से बाहर नहीं हुई है।
डेमोक्रेसी हमने अपने देश में अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का जो असली प्रैक्टिस होना चाहिए वो हमारे देश में अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया, और जाहिर भी है क्योंकि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी वोटिंग के दिन शुरू होती है और उसी दिन ख़त्म हो जाती है, कि आप जैसे तैसे खरीद के, बरगला के, लोगों को गलत वादे करके, जैसे भी हो आप एक बार वोट ले लेते हैं तो उसके बाद आप मुड़ के देखते नहीं हैं। और आज ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत सारे इतने सारे स्कैम्स हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों आपस में मिल गए हैं। बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस बिजनेस करने लगते हैं। इंटरेस्ट जो है वो एक अलग तरह से हो जाता है, फिर वो ग्रीड बढ़ता है समाज में, और क्योंकि इतना पैसा है पब्लिक डोमेन में तो उसकी बहुत चोरी और लूट हो रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका 75% हमारा पॉपुलेशन जो है वो बहुत पीछे रह गया है। ये खाई बढ़ती जा रही है, अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोशल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये चक्रव्यूह है। और करीब करीब 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ की कह सकते हैं हम कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। 1 लाख से ऊपर हमारी आर्मी जो है वो लगातार इनके साथ लड़ने में लगी हुई है। हज़ारों माओइस्ट गोरिल्लास, रोज़ खून बह रहा है और कोई इसका मतलब ऐसा लगता है कि अंत नहीं है, क्योंकि किसी भी समस्या का बंदूक की नोक से तो अंत हो नहीं सकता। इसका पॉलिटिकल और सामाजिक रास्ता निकलना चाहिए। तो ये उसी बदलाव का, जो हमारा समाज है जिसमें कि ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, सब एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं, गरीबी एक तरफ बढ़ती जा रही है और अमीरी दूसरी तरफ बहुत बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से जो विकार आया है, उसकी वजह से ये फैल रहा है और भयंकर रूप ले चुका है। ये समस्या है जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इट इज़ द ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम आवर कंट्री हैज़ एवर सीन। तो मैंने सोचा कि क्यों ऐसा है, क्या इसके कारण है, और सभी नज़रिए से इसको सामने ला करके अगर पब्लिक डोमेन में रखा जाए तो शायद समझदारी बढ़ेगी और शायद इसका रास्ता निकलेगा। तो इस वजह से ये फिल्म चक्रव्यूह बनाई है। यही मेरी कोशिश रहती है, और इन्हीं चीज़ों को मैं पॉपुलर सिनेमा के लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे कम्पीट तो वही करना है जहाँ की नाच गाने वाली फिल्में, जहाँ की इमोशनल जो यूटोपिया है उसकी चीज़ें सामने आएंगी और वो एंटरटेन करती हैं हमारे लोगों को। कॉमेडी बनती है, वो एंटरटेन करती है। अब मेरी फिल्म अगर एंटरटेन नहीं करेगी तो वो नहीं देखेंगे लोग। कमर्शियल सिनेमा का जो लैंग्वेज है वो समझौता थोड़ा करते हुए अपनी बात कहने की मेरे सामने हमेशा चैलेंज रहता है। इसका थोड़ा सौभाग्य रहता है कि ऑडियंस पसंद करती है और एक के बाद में दूसरी फिल्म बनाने का मौका मिलता है। उस नज़रिए से मैंने कॉन्टेस्ट किया था दोनों इलेक्शन, क्योंकि वही एक रास्ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। अनफॉर्चुनेटली सफलता नहीं मिली। वो 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले इलेक्शन आने तक। मैं अपना मुंह मोड़ चुका हूं और अब किसी भी हालत में या किसी तरह के पॉलिटिकल पोजीशन में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। फिल्में बनाना बहुत पसंद करता हूं और मैं कुछ दिन और फिल्में बनाऊंगा। मैंने एक समय निर्धारित किया हुआ है जिसके बाद मैं रेगुलर फिल्म मेकिंग बंद कर दूंगा। मुझे और भी दूसरे कुछ काम करने हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी एक होती है और इस ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो आपको मन लगा के करना चाहिए, आपको प्लान करके करना चाहिए, आपको पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। और यही मैंने सारी ज़िंदगी किया है और ये मेरा लक्ष्य है। मैं ऐसे ही काम करूँगा। लोगों का स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, वो मेरे काम की वजह से है और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकूँ, इसी की प्रार्थना मैं रोज़ ईश्वर से करता हूँ।